Hello students, this is your biology ma'am Dr. Garima Singh and I welcome you all to Pradis Institute of Education। देखो क्या कर रहे हैं हम बच्चा, हम कर रहे हैं साथ में तैयारी आपकी जीत की, तैयारी नीट की, ठीक है। तो हम नीट को टारगेट कर रहे हैं, नीट 2024 को, और हम यहाँ पर यूट्यूब पर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको नीट 2024 के लिए आपके सब्जेक्ट्स जो कि हैं बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप ये ऑलरेडी जानते हो कि प्राडिस एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारे खुद के एप्लीकेशंस हैं जिसपे हम क्लासेस केजी से लेकर क्लासेस 12th तक को केटर करते हैं और एक बहुत ही बेसिक मिनिमल प्राइस में। अभी फिलहाल हमारा ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे जो कि है pradis_2025, तो आपको जो हमारा पैकेज है वो सिर्फ 8,999 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि आपकी ईयरली फीस रहेगी, इन विच यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम अस, you will be getting 3D videos, you will be getting 2D videos, you will be getting free content, you will be getting solutions, worksheets, test papers, previous year papers and whatnot. So everything at a single platform you will get if you will subscribe or if you will get a paid subscription from our application. अब रही बात आप लोगों की बच्चा जो क्लास 11th के बच्चे हैं हमारे साथ, क्लास 11th के बच्चों को हम पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ फ्री में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हो, और आप जब हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर दो। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको उस एक एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपके लिए एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए अलग से कुछ भी पेड सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप पेड सब्सक्रिप्शन केवल उस कंडीशन में लो अगर आपको लग रहा है कि आपको 1-on-1 इंटरेक्शन की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आपके टीचर्स को पता हो कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है और आपकी कहाँ गलती जा रही है, कहाँ नहीं, कैसे स्पेस अप करना है, पेस डाउन करना है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप भी बिल्कुल पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अदरवाइज कंटेंट जो है वो आपको पूरा यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी जान गए हो। टाइम टेबल आपको ऑलरेडी पता है बच्चा कि किस तरीके से यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। आज जो हम चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ये है हमारा सेकंड चैप्टर, जो बायोलॉजी की बुक के हिसाब से भी चैप्टर नंबर 2 है और हमारी पढ़ाई के हिसाब से भी सेकंड चैप्टर है। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों पिक किया मैम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए पिक किया है बच्चा क्योंकि अभी अभी हमने जाना है अबाउट सेल, कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझा है। अब हम कंटिन्यूएशन में समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, कैसे क्लासिफाई किया है। और ये भी एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जैसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी बॉटनी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो कम से कम 12 मार्क्स के लिए, तो 3 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से भी एंटिसिपेट करके चलोगे। तो हमने उस चैप्टर को पढ़ा था लगभग 16 से 20 नंबर के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं फिर 12 से 16 नंबर के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, शुरू से जमकर डटकर पढ़ाई करना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परेशान होने जैसी चीज़ें नहीं है, काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारी बुक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहा है। चलो, तो क्या कहा है बच्चा? पहली चीज़ कही है कि क्यों करना है क्लासिफिकेशन। तो देखो, ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन करना हमने आज शुरू किया या अभी सोचा कि नहीं क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन की जब भी हम बात करें तो क्लासिफिकेशन हम सालों से करते आ रहे हैं। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, जब से ह्यूमन बींग्स साथ में रहना स्टार्ट हुए हैं, तब से हमने ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास जो मिलते हैं उन्हें क्लासिफाई करना शुरू कर दिया है। अलग अलग अटेम्प्ट्स कर रहे हैं हम, इसीलिए क्लासिफाई कर रहे थे पहले, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको बांट सकें। तो पहले जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो वो होता था बेस्ड ऑन द यूजेस, कि वो हमारे किस तरीके से काम आते हैं, किस तरीके से नहीं आते। तो कोई हमें शेल्टर दे सकता है क्या, कोई हमारे लिए कुछ काम कर सकता है क्या, इस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते थे। बाद में थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच आई, और साइंटिफिक अप्रोच जब आई तो फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। तो एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट है, उन्हें कहा कि अरे मैं एक काम करता हूँ, एनिमल्स को क्लासिफाई कर देता हूँ इस बेसिस पे कि वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर रहते हैं एयर में। तो इस तरीके से उनने क्लासिफाई करने की कोशिश करी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसे क्लासिफाई कर देता हूँ कि ब्लड किस टाइप का है, रेड कलर का ब्लड है या नहीं है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि प्लांट्स को क्लासिफाई कर देता हूँ कि हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्रीज़ हो। तो इनने क्या कहा, बेसिक फीचर्स देखे बाहर के, और बोला कि हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चे बुक में यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी है मैम? देखो, बुक में हमें क्लियर कट लिख के बताया बेटा, क्लियर कट लिख के बताया
कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई होगी, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तब से बहुत बार अलग अलग कोशिशें की जा रही थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाए। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of the need to use organisms for our own use. मतलब उस वक्त आप सिर्फ इसीलिए उसको क्लासिफाई कर रहे थे ताकि आप अपनी यूज़ के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बांट सको। आप कोई भी साइंटिफिक पैरामीटर को नहीं कंसिडर कर रहे थे। यू आर नॉट कंसिडरिंग एनीथिंग, यू आर बेसिकली क्लासिफाइंग देम कि किससे आपको क्लोथिंग मिल रही है, किससे शेल्टर मिल रहा है और कौन आपको फ्रूट प्रोवाइड करता है। तो इतनी बेसिक चीज़ों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन चल रहा था। तो एरिस्टोटल ने भी इसी टाइप का कुछ क्लासिफिकेशन दिया हमें। इनने कहा कि मैंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस वेयर दे लिव, तो एयर में कौन है, वाटर में कौन है, लैंड पे कौन है। इस बेसिस पे एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अर्लियर, ठीक है। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनने कि उनकी स्टेम कैसी होती है, उनका साइज कितना है स्टेम का, छोटी सी स्टेम है सॉफ्ट सी तो हर्ब बुलाया, ये देखा कि नहीं थोड़ी सी वुडी है, काफ़ी सारी ब्रांचिंग है तो उसको श्रब बुलाया, और देखा एक बड़ी सी स्टेम है लॉन्ग सी काफ़ी वुडी सी तो उसको ट्री बुला दिया। तो इस तरीके से इनने प्लांट्स और एनिमल्स को इनिशियली क्लासिफाई किया। तो एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट थे बच्चा जो अर्लीस्ट लोगों में से थे, ठीक है। इनने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था एक कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस, मतलब उससे पहले तक तो एरिस्टोटल से पहले तक तो कुछ साइंस थी ही नहीं पीछे। तब तो आप क्या देख रहे थे, फूड के लिए कौन काम आ रहा है, क्लोथिंग के लिए कौन और शेल्टर के लिए कौन। एरिस्टोटल के आने के बाद एटलीस्ट कुछ सोचा, एटलीस्ट इतना सोचा कि कहाँ रहते हैं, एक क्राइटेरिया देखा उस बेसिस पे किया, ये सोचा कि साइज़ क्या है स्टेम का उस बेसिस पे किया। तो बेसिक जो देखकर किसी ने अगर साइंटिफिक अप्रोच लाई तो वो एरिस्टोटल थे, और एरिस्टोटल से पहले के लोग तो बिल्कुल भी साइंटिफिक बेसिस को कंसिडर कर ही नहीं रहे थे, वो तो सिंपली क्लासिफिकेशन ऐसे ही अपने मन मर्जी से किया करते थे। तो एरिस्टोटल सबसे पहले थे जिन्हें थोड़ा साइंटिफिकली क्लासीफाई करने की कोशिश करी, एटलीस्ट कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। अब सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब मॉर्फोलॉजी इन द सेंस जो आपको बाहर से दिख रहे हैं। तो इनने क्या देखा कि एक्सटर्नल फीचर्स देख लेता हूँ, कुछ बेसिक्स एक्सटर्नल फीचर्स देख लेता हूँ और उस बेसिस पे प्लांट्स को बांट दूंगा, जैसे कि स्टेम की हाइट। तो इनने क्या किया, बाहर से कोई एक फीचर देखा और उसको अपना बेस बनाते हुए सारे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो इसे हम कहते हैं एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब स्टेम की हाइट के बेसिस पे इनने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ऐसे ही एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अब इनने एनिमल्स में क्या कंसिडर किया, इनने एनिमल्स में कंसिडर किया अबाउट देयर कलर ऑफ ब्लड, कि उनका ब्लड एग्जैक्टली किस कलर का है। ब्लड अगर उन्हें रेड दिखा तो एक ग्रुप बना दिया, जिन एनिमल्स में उनको रेड कलर का ब्लड नहीं मिला उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया था इनटू टू ग्रुप्स, एक जिनके पास रेड ब्लड था और दूसरे वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो इस तरीके से इनने दो अलग अलग ग्रुप्स में इनको पुट किया है, ठीक है। तो ये हुआ एक इनिशियल टाइम का, अर्ली टाइम का। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साइंटिफिक अप्रोच थोड़ी और बढ़ी तो एरिस्टोटल के बाद आपके पास जो साइंटिस्ट आए वो आए लीनियस, ठीक है। इसके बाद जिनकी हम बात करेंगे वो है लीनियस। अब लीनियस के टाइम पे क्या होने लगा, लीनियस के टाइम पे आ गई बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इनके टाइम पे आ गई टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन लोगों ने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में बांट दो, या तो वो प्लांट्स होंगे या तो वो एनिमल्स होंगे। तो सबको आपको दो ग्रुप्स में बांटना है। ये जो दो ग्रुप्स बनेंगे इनको आप बुलाओगे टू किंगडम्स। एक हो गया किंगडम प्लांटे, जिसमें आप सारे ऑर्गेनिजम्स को रखोगे जो आपको प्लांट टाइप के दिख रहे थे। अब प्लांट टाइप के बोलने के लिए ना इनने सिर्फ इतना देखा कि सेल वॉल है क्या, तो सेल वॉल थी तो इनने कहा कि तुम तो प्लांट में ही चले जाओ, तो उनको प्लांट किंगडम में रख दिया। सेल वॉल नहीं थी तो उनको एनिमल किंगडम में रख दिया। बाकी कुछ भी कंसिडर नहीं करा, ये तक नहीं सोचा कि खाना बना पाते हैं या नहीं बना पाते, इतना भी नहीं सोचा कि एक सेल है कि दो सेल है। सिर्फ इतना सोचा कि अरे सेल वॉल है चलो प्लांट के पास जाओ, सेल वॉल नहीं है चलो एनिमल के पास जाओ। तो ऐसे दो ग्रुप्स में इनको बांटा, और ये जो दो किंगडम्स बनी ये थी प्लांट किंगडम, जैसे दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया, ठीक है। इनमें सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इन्हें रख दिया। इस सिस्टम में बेटा कहीं से कहीं तक भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप, कहीं भी ऐसा नहीं देख पाओगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। अब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जानते हो तो आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली वहीं साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। तो इनने इतना बड़ा कैरेक्टर मिस ऑन कर दिया, इतनी बड़ी चीज़ इनने कंसिडर ही नहीं करी कि सेल एग्जैक्टली है कैसा, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ इस पर ध्यान नहीं दिया वो थे कि सेल्स हैं कितने,
इज द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल और इज इट मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सेल्स? ये भी इनने नहीं देखा कि सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेल्यूलर है, इसको भी इग्नोर किया। प्लस साथ में इग्नोर किया इस फैक्ट को कि क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गे टाइप ऑर्गेनिजम्स, या फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते जैसे फंजाई जैसे ऑर्गेनिजम्स। इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए इन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, इन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स जो था ना, ये था तो काफ़ी ईजी, समझने में भी काफ़ी आसान था, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते थे। ना वो प्लांट की कैटेगरी में फिट हो रहे थे, ना वो एनिमल की कैटेगरी में फिट हो रहे थे। तो यहाँ से इनको समझ आया कि भैया ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये हमारे लिए इनएडिक्वेट है, मतलब ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। देयर हैज़ टू बी सम अदर किंगडम्स, देयर हैज़ टू बी सम अदर ग्रुप्स, जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर पाएँ। तो ये इनको समझ आया कि सिर्फ इतना सा देख लेना काफ़ी नहीं रहेगा, इनको दूसरे कैरेक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, तब जाके ये लोग अलग से ग्रुप्स बनाएंगे और फिर ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पुट ऑन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यही कहा है, बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like the cell structure। इन्हें क्या कहा, सिर्फ बाहर से मत देखो, अंदर की चीज़ें भी देखना स्टार्ट करो, ये समझने की कोशिश करो कि सेल का स्ट्रक्चर है कैसा, सिंगल सेल है कि मल्टी सेल्यूलर है, सब देखो। ये देखो कि नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है तो वो प्लांट है, पर सेल वॉल अगर काइटिन की बनी है तो वो प्लांट नहीं हो सकता, फिर उसको आपको एक दूसरे ग्रुप में डालना चाहिए। सेल वॉल अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है तो भैया वो तो बैक्टीरिया होगा। आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी ज़रूरी रहेंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बच्चा, जब तक आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखोगे ये कैसे समझोगे कि भाई तुम प्लांट हो कि नहीं हो, फोटोसिंथेटिक हो कि कीमोसिंथेटिक हो कि अपना खाना बना ही नहीं पाते, हेट्रोट्रॉफिक हो। आपको ये सारे कैरेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना स्टार्ट करोगे। फिर आप साथ में उसकी हैबिटेट भी देखो, बिल्कुल देखो वो कहाँ रहता है, किन के बीच में रहता है, सब कुछ देखो। ये देखो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो फ्रैगमेंटेशन करता है क्या, या स्पोर्स बनाता है, क्या तरीका है उसके पास रिप्रोडक्शन का, आपको ये भी समझना है। प्लस बच्चा ये समझना है कि उसका एवोल्यूशन में क्या रिलेशनशिप रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, किस तरीके से वो इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचा है। पास्ट में जाकर आपको उसकी हिस्ट्री ट्रेस करके देखनी है। जब आप ऐसे हिस्ट्री ट्रेस करके देखते हो तो इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आप एवोल्यूशनरी बेसिस पर जाकर भी उसकी स्टडी करोगे, पूरा उसको ढंग से क्लासीफाई करने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का था, इसीलिए उसके अंदर इतने सालों में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस कंटिन्यूसली उसके अंदर बदलाव आते गए, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, लोग ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे, ऑब्जर्व करने लगे, और इसीलिए जब उनको समझ आया तो उन्हें किसी को निकाल के कहीं से कहीं बांटा। इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता आया है। बट क्या चेंज नहीं हुआ है? चेंज नहीं हुआ है प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम तब भी था, एनिमल किंगडम तब भी था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आज भी है। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ इसमें ऐड हुए हैं, कुछ इसमें सब्सट्रैक्ट हुए हैं, तो निकल गए हैं, आ गए हैं, वो बात अलग है, अलग ग्रुप्स बन गए हैं, वो बात भी अलग है। बट ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, एज इट इज़ आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट रहे हैं ये लोग अंडर डिफरेंट सिस्टम्स। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक बार प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बना, उसके बाद से 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 किंगडम, सब में आपको ये मिलेगा, सब में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि कितने ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चा जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं किंगडम्स में, ये चेंज होगा। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स जो है वो हम समझते आ रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के कारण अलग अलग समय पर उन्होंने हमें बताया कि किसी ने 3 किंगडम बोले, किसी ने 4 बोले, किसी ने 5 बता दिया, तो इस तरीके से चीज़ चेंज हुई। देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था इन द ईयर 1758। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया इसके बाद, जो दिया था अर्नस्ट हीकल ने, और ये दिया था बच्चा 1866 में। अब अर्नस्ट हीकल जब आए ना, तो इनने क्या कहा, इनने कहा कि तुम लोग इतना बड़ा कैरेक्टर कैसे मिस कर रहे हो, कैसे ये मिस कर रहे हो फैक्ट कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो इसमें सिंगल सेल के बने हुए हैं, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को आप कैसे मल्टी सेल्युलर ग्रुप्स में प्लेस कर रहे हो, तो आप ये नहीं करोगे। आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को ऑल टुगेदर अलग रखो। और जब इनने ये चीज़ बोली तो इनने किंगडम बना के दे दी हमें, जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा नाम से जानते हैं। तो जो 3rd किंगडम बन के आई थी वो थी किंगडम प्रोटिस्टा, और इसके अंदर सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया था,
सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया था। पर अभी भी ये बात नहीं कंसिडर करी कि उसके अंदर का न्यूक्लियस है भी या नहीं, या फिर उसके पास न्यूक्लियोइड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, इस चीज़ को इग्नोर किया अभी भी। बट एटलीस्ट इतना तो किया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी अर्नस्ट हीकल ने, और इनने कहा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी प्लेस्ड विथ मल्टीसेल्युलर वंस, इसीलिए उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए। तो ये ग्रुप प्रोटिस्टा नाम से हमको मिल गया था। इसके बाद पता है क्या हुआ, इसके बाद आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी कोपलैंड ने, और ये इन्हें हमें दी 1956 में। अब 1956 में जब आपको कोपलैंड की ये क्लासिफिकेशन मिला ना, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसके हिसाब से हमें ये पता चला कि भैया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग करने की जरूरत है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग करने की जरूरत है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को डिफरेंशिएट कर दिया गया, बांट दिया गया, इसमें से सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में ही रख लिए गए, और जो भी प्रोकैरियोटिक थे उनको उठाकर एक नई किंगडम बना के वहां डाल दिया गया जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। तो यहां से आपको किंगडम मोनेरा का फॉर्मेशन दिखा। यहां से आपको क्या दिखा कि फाइनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग हो गए थे। तो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही हो गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग कर दिया गया है, और अलग करने के बाद किंगडम मोनेरा का फॉर्मेशन हुआ। किंगडम मोनेरा में थे सारे सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन बचेंगे, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड देन यू विल बी हैविंग किंगडम प्लांटे एंड देन किंगडम एनिमलिया। What will you find in प्लांटे? प्लांटे में आपको मिलेंगे ऑल दी ऑर्गेनिजम्स जिनके पास इनको सेल वॉल दिख रही थी, बट यहाँ पर इन्हें अभी भी ये कंसिडर नहीं किया था वेदर दे आर फोटोसिंथेटिक और नॉट। खाना बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, दिस वाज स्टिल नॉट कंसिडर्ड। तो क्या हुआ बेटा, इसके बाद फिर फाइनली इसी चीज़ को फील करते हुए, इस नीड को फील करने के लिए जब इनको समझ आया कि नहीं भाई ये कैसे हम कर सकते हैं कि हम प्लांट के ग्रुप्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी रख रहे हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते, तब जाकर विटेकर आए, और विटेकर ने 1969 में, आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज करी द वेरी फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो बहुत फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो विटेकर ने हमें दी थी इन द ईयर 1969। और ये 5वां किंगडम जो मिल के आया हमें, नया सा किंगडम मिला हमें, दिस वॉज किंगडम फंजाई। ये था किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से, और इनने फिर कहा कि 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन के। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, द 4th वन विल बी प्लांटे एंड द 5th वन विल बी एनिमलिया। और 5वां कौन होगा, एनिमलिया। अब इन्हें कहा मैं किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये बता देता हूँ आपको कि मेन क्राइटेरियाज मैंने क्या कंसिडर किए हैं। तो मेन क्राइटेरियाज जो इनने कंसिडर किए थे वो थे सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल किस टाइप का है, सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेल्यूलर है, कैसा सेल है एग्जैक्टली, इनने कहा था मैं ये देख रहा हूँ। फिर इनने दूसरी चीज कंसिडर की बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनने ये देखा कि क्या ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्स के बने हैं, या फिर सेल्स डिफरेंशिएट करते सक चुके हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यूज मिलाकर ऑर्गन बना चुके हैं, या अदरवाइज आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आ चुका है। इनने ये भी कंसिडर किया। नेक्स्ट चीज जो इनने कंसिडर करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों थी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही तो वो कैरेक्टर था जिसके बेसिस पे फंजाई को प्लांट्स में से निकाल के अलग किया गया। अदरवाइज फंजाई तो प्लांट्स में ही पड़े थे 4th किंगडम तक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये चीज कंसिडर कर पाना कि फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई सैप्रोट्रॉफिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बिलोंग करते हैं। या तो भैया किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, सिंपल फूड वहां से चुराएंगे, पैरासाइट्स हैं, या फिर किसी के ऊपर, किसी डेड बॉडी के ऊपर अपने बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करके उसका ब्रेकडाउन करा के फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब्सॉर्ब करेंगे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सैप्रोट्रॉफिक है। तो इस तरीके से फंजाई होते हैं, खाना प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जो इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम से हमें समझ आया। नेक्स्ट इनने बेटा रिप्रोडक्शन भी कंसिडर किया। इन्हें कहा मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इस चीज़ को भी मैं कंसिडर करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। और फिर इनने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कंसिडर करी, मतलब एवोल्यूशन से क्या लिंक है उस चीज़ का, ये भी इनने ध्यान दिया था। तो ये सारे कैरेक्टर्स इनने कंसिडर किए, ऐसा इनका कहना था। और कंसिडर करने के बाद इन्हें क्या मिली, 5 किंगडम मिली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। सो दीज वर दी 5 किंगडम्स अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही होगा। हालांकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुके हैं, बट हमें जिस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ाया जा रहा है आज तक वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। हमारी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करती है, तो हम भी वही फॉलो करने वाले हैं।
अब देखो बुक में हमें एक चीज और बताइए बच्चे, वो है अबाउट द 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम क्या है? अब 3 डोमेन सिस्टम ने क्या किया ना एग्जैक्टली कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 मेजर डोमेन्स में बांटा, 3 मेजर डोमेन्स में बांटा। अब 3 मेजर डोमेन्स ऐसे बांटे कि जो किंगडम मोनेरा था, इस किंगडम को इनने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। इसको इनने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक कैटेगरी को बुलाया आर्की बैक्टीरिया, एक को बुलाया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को बुलाया यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो 2 डोमेन तो यही हो गए, आर्की और यू बैक्टीरिया। और तीसरे में कौन आ गए? तीसरे में आ गए सारे यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूकैरिया। तो इस तरीके से 3 डोमेन बने, आर्की, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो यूकैरिया के अंदर वही 4 किंगडम्स हैं आपके पास, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटर, एनिमलिया। और ये दोनों अलग अलग किंगडम्स की तरह उन्होंने कहा काउंट करो। तो आप आर्की को फर्स्ट किंगडम काउंट करोगे, बैक्टीरिया को सेकंड किंगडम काउंट करोगे, थर्ड किंगडम हो जाएगी प्रोटिस्टा, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ प्लांटे एंड द सिक्स्थ वन विल बी एनिमलिया। तो इस तरीके से 3 डोमेन्स में बांटने के बाद जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से किंगडम्स निकली वो निकली 6। तो 3 डोमेन्स में अगर आप बांटते हो तो यू विल बी गेटिंग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो दिस विल बी किंगडम 1, this will be kingdom 2, the third kingdom will be kingdom protista, the fourth kingdom will be kingdom fungi, fifth will be plantae and the sixth will be animalia। राइट गाइस, तो इस तरीके से हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी मिली। अभी 6 किंगडम्स में बांटने वाले इंसान कौन थे? 6 किंगडम में बांटने वाले इंसान का नाम है कार्ल वूस। ठीक है, कार्ल वूस। तो वूस ने किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज। उनने कहा था कि 6 किंगडम्स में हम इसे बांट सकते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज हो चुका है, जिसने डिवाइड करा है किंगडम मोनेरा को इनटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट डोमेन, सेकेंड डोमेन एंड थर्ड डोमेन, तो ये 3 डोमेन्स हो गए। इसीलिए आपके पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 3 डोमेन्स कौन है? आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की के अंदर आ जाएगा किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा किंगडम यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा के अंदर आ जाएंगे प्रोटिस्टा, माइकोटा मतलब फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो इस तरीके से आपके पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। किसने दिया है? दिया है कार्ल वूस ने इन द ईयर 1977। तो ये कार्ल वूस थे बच्चा, जिनने ये चीज़ बोली थी कि आपको मोनेरा को 2 ग्रुप्स में बांट देना है, आर्की और बैक्टीरिया में। तो जब आप आर्की और बैक्टीरिया में से बांटोगे तो 3 डोमेन्स हो जाएंगे, क्योंकि यूकैरिया एक डोमेन कहलाएगा, आर्की एक डोमेन कहलाएगा और बैक्टीरिया एक डोमेन कहलाएगा। आर्की बैक्टीरिया फर्स्ट किंगडम, यू बैक्टीरिया सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम हो जाएगी किंगडम प्रोटिस्टा, फोर्थ किंगडम फंजाई यानी माइकोटा, फिफ्थ किंगडम प्लांटे और सिक्स्थ किंगडम हो जाएगी आपकी किंगडम एनिमलिया। सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक की जर्नी में पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जर्नी है जो हमने कवर अप करी है। अब इनिशियली क्या मतलब इतने सारे क्लासिफिकेशन लाने क्यों पड़े? उसके पीछे ऑब्वियसली बात है कुछ रीजन था। रीजन क्या था? क्योंकि शुरू के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे ना, जो हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें एक मेजर ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पर बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गे को, फंजाई को, मॉसिस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को सबको साथ में प्लेस किया था इन किंगडम प्लांट, सबको साथ में प्लेस किया था इन किंगडम प्लांटे। जबकि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, फंजाई हो गए, दे आर नॉट प्लांट्स, ये प्लांट्स नहीं होते हैं। हमें ये चीज मालूम है कि भैया बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, ये तो क्या है? क्या है ये लोग? ये तो बैक्टीरिया हैं, किंगडम मोनेरा में जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते थे। प्लस ये फंजाई यहाँ पर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि फंजाई तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं करते। उसको छोड़ के बाकी जितने भी दिख रहे हैं, इन 3 को छोड़ के बाकी जितने भी, ये सब ट्रू प्लांट्स हैं। सबके पास खुद की सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, सब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, तो बाकी सब तो यहाँ रहने चाहिए। पर ये शुरू के जो 3 हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और फंजाई, दे शुड नॉट बी देयर इन द प्लांट किंगडम। तो ये जब कैरेक्टर्स इनको समझ आए तो इनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होना काफी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होना काफी नहीं है। तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी, फंजाई के पास है,
ब्लू ग्रीन एल्गे के पास है, सारे बचे हुए प्लांट्स के पास हैं, एल्गे मॉसेस सबके पास। बट सिर्फ उतना काफी नहीं है, सिर्फ सेल वॉल देखकर आप इनको एक ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी ये लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बाकी कैरेक्टर्स में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आपको ये कैरेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे और उस बेसिस पे इसीलिए हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ और चेंज हुआ। ठीक है, इनने क्या किया था, इनने ये ध्यान नहीं दिया था कि इनने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गे को, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इनको दूसरे ग्रुप्स के साथ डाल दिया था जो कि यूकैरियोटिक हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी अलग नहीं किया था, इसीलिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इमर्ज होकर आई। इनने साथ में बेटा ये गलती भी करी कि इनने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था। इतना भी नहीं ध्यान दिया कि भैया स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गे है, तो स्पाइरोगायरा को आप जब भी देखोगे तो आपको स्पाइरोगायरा को जैसा रिबन लाइक दिखेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं और ऐसे रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऐसा होता है हमारा स्पाइरोगायरा, तो मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर है। ऑन दी अदर हैंड ये जो दूसरे इसके साथ में रख दिए थे क्लेमाइडोमोनास, इनके पास तो भैया एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है। तो ऐसी गलतियां कैसे कर रहे हैं हम, ऐसी गलतियां करना हमें अलाउ नहीं रहेगा। हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को सेम किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बाद में इनको रियलाइज हुई, तो इनने क्लेमाइडोमोनास को हटा के किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल तो था बट एक ही सेल का बना हुआ था, और स्पाइरोगायरा को डाल दिया प्लांट किंगडम में, जो कि हमारे पहले से बना हुआ किंगडम थी। ठीक है, तो उसके अंदर एल्गे नाम का एक ग्रुप बनाया, एक फर्दर डिवीजन छोटा सा, जिसमें उनने ये चीज समझी कि हम सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स को, जिनके पास रूट स्टेम लीफ ये सब नहीं दिखेगा, उनको इस ग्रुप में रख देंगे। तो बाकी वो कंप्लीट प्लांट्स हैं, क्योंकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको प्लांट्स में रहने दिया। इनको उठा के क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि सिंगल सेल्ड था, इसको उठा के डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। फिर देखो क्लासिफिकेशन जो था ना, ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई को ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के साथ रखा है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी इन्हें ध्यान नहीं दिया था। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भी नहीं देखा कि सेल वॉल भी अलग अलग चीजों की बनी है। पहली बात तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिफरेंट है। दूसरी चीज ये कि सेल वॉल है भी, तो भी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। Fungi cell wall is made up of chitin. On the other hand, in plants, the cell wall is made up of cellulose. The cell wall is made up of cellulose. तो ये चीज़ भी इन्हें कंसिडर नहीं करी थी, इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत तो थी ही थी, रिवाइज करने की इसको ज़रूरत थी ही थी। इसीलिए हमारे पास इन सब कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए फंजाई को उठाकर हमने प्लांट किंगडम से अलग किया और एक ऑल टुगेदर नया किंगडम बना लिया, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। ठीक है, जिसका नाम है किंगडम फंजाई। फिर हमने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया, इसके लिए हमने बना दिया किंगडम मोनेरा। सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया, इनके लिए बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर अभी एक ही किंगडम बनाई है, सिर्फ जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनको डाल दिया है। अभी हमने ये कंसिडर नहीं करा है यहाँ कि वो प्लांट जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल जैसे हैं, उनका सेल एग्जैक्टली किस टाइप का है, इन चीज़ों को अभी हमने इग्नोर किया है। सिर्फ इतना ध्यान दिया है कि अच्छा यूनिसेल्युलर हो, यूकैरियोटिक सेल है तुम्हारे पास, तो तुम प्रोटिस्टा में जाओगे। उसके बाद तुम प्लांट जैसे हो कि एनिमल जैसे हो, इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। इग्नोर किया है इसलिए हम कहते हैं प्रोटिस्टा में भयंकर डाइवर्सिटी है। प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट सिमिलैरिटी क्या है उनमें? सिमिलैरिटी है हैविंग अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल को इतनी तवज्जो दी गई बच्चा कि इनको उठाकर प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, इस चीज को इग्नोर करते हुए कि भाई प्लांट जैसे हैं कि एनिमल जैसे हैं, खाना बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इन चीजों को कंसिडर नहीं किया है, इन चीजों को हमने कंसिडर नहीं किया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में पता है क्या हो गया? किंगडम प्रोटिस्टा में हो गया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा, जो कि पहले प्लांट किंगडम में थे, जो कि पहले एल्गे वाले ग्रुप के अंदर थे, प्लांट किंगडम में क्यों थे? क्योंकि भैया दोनों के पास सेल वॉल थी, दोनों के पास सेल वॉल थी। इनको वहां से लेकर आए और साथ में लाए पैरामीशियम को और अमीबा को, पैरामीशियम को और अमीबा को। अब पैरामीशियम और अमीबा पहले एनिमल किंगडम में थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो ये जो पहले एनिमल किंगडम में थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, और ये दोनों जिनके पास सेल वॉल होने के कारण जो एल्गे में रखे थे प्लांट किंगडम के अंदर,
जब प्रोटिस्टा बना तो ये लोग साथ आ गए, जब प्रोटिस्टा बना तो ये लोग साथ आ गए, तो इन चारों ऑर्गेनिजम्स को हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया। रीजन क्या है कि सबके सब चारों के पास एक ही सेल है और वो सेल के अंदर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ है। प्लांट किंगडम में से भी बीन लिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को जो यूकैरियोटिक है, एनिमल किंगडम से भी बीन लिया उनको जो यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक है, और किंगडम प्रोटिस्टा बना दी। ठीक है, तो इसने इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को साथ में लाया है जो पहले अलग अलग थे बट एक ही ग्रुप में रखे थे, वहां से निकाल के डिफरेंट ग्रुप्स बनते गए। तो इसीलिए क्योंकि हमारा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, जब हमने कंसिडर करना स्टार्ट किया कि अच्छा ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से देखो, तो फिर हमें समझ आया कि नहीं, फिर तो ग्रुप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, इनको यहाँ नहीं यहाँ डालना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बढ़ी हैं, और हम किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं क्लासिफाई करते हुए उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके के चेंजेस बेटा फ्यूचर में भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे। हो सकता है आज से 6 साल बाद जब आप MBBS करके निकलो तो आप किसी बच्चे से मिलो, वो कह रहा होगा कि अरे 8 किंगडम क्लासिफिकेशंस है ना, अभी तो हम 9 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और आप बोलोगे अच्छा ठीक है, हमारे ज़माने तक तो 7 ही आया था, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, साइंस को तो एडवांस होना ही है। एक्सप्लेन जो चीज़ हम कर ही पा रहे हैं, जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें एडवांस होंगी, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम समय के साथ, नीड के साथ बदलता ही रहेगा। तो ये चीज़ तो हमें मान के ही चलनी है कि जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, पास्ट में जाकर उनको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्दर मॉडिफाई होना ही होना है। समय के साथ साथ ओवर द टाइम बहुत अटेम्प्ट किए गए हैं बेटा ऐसे कि हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएं जो रिफ्लेक्ट करे सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ना देख रहा हो, फिजियोलॉजिकल फीचर्स को भी देख रहा हो, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी समझ रहा हो, और फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर कर रहा हो। तो हम ऐसा ही क्लासिफिकेशन सिस्टम चाह रहे थे हमेशा से, जो सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से नहीं देखता हो, बाकी इंटरनल कैरेक्टर्स भी अंडरस्टैंड करता हो, ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप देखने का भी काम करता हो। तो ऐसा ही सिस्टम हम हमेशा से चाहते थे। ठीक है, तो ये जो विटेकर का किंगडम मिला हमें, विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये काफ़ी हद तक हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और इसीलिए हम इसको आज भी पढ़ते हैं। तो देखो ये 5 किंगडम है विटेकर के, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटे, और 5वां है एनिमलिया। अब देखो सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही कि मैंने सेल टाइप देखा हुआ है, तो सेल टाइप उनको नहीं देखना पड़ा क्योंकि वो तो पहले कोपलेंट नहीं देख लिया था। तो उन्हीं ने जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तभी ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग कर देना है। तो इस बेसिस पे इनने क्लासिफिकेशन नहीं करी है, बट इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी उस चीज़ के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड दिखेंगे आपको। तो सेल टाइप जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो मोनेरा में है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटर, एनिमलिया सबके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, ये बात ध्यान रखना। सेल वॉल की हम बात करते हैं तो मोनेरा के पास सेल वॉल होती है पर सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड की होती है या फिर दूसरे अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख चुके हो ऑलरेडी, हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं, सो ये ऑलरेडी नो दैट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। ठीक है, नैग नैम आपने सब कुछ पढ़ के रख लिया। प्रोटिस्टा की बात करोगे तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा, उनके पास सेल वॉल मिलेगी, बट जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, उनके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी। फंजाई की बात करेंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट है बच्चा, और बनी होगी काइटिन की, तो काइटिन की सेल वॉल आप फंजाई में देख पाओगे। प्लांट्स की बात करोगे तो सेल वॉल हमेशा होगी, सेल्यूलोज की बनी रहेगी। बट एनिमल्स की जब बात करेंगे तो सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होगी। एनिमल won't have a cell wall in any condition, किसी भी कंडीशन में किसी भी एनिमल सेल के पास सेल वॉल आपको देखने नहीं मिलेगी। बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगा, बट ऑर्गेनिजम्स क्योंकि यूकैरियोटिक है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ही होगा। बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो ये दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर ही है, सेल्यूलर ही है। यहाँ से ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होना शुरू हो गए, तो मल्टी सेल्यूलर हो गए तो कुछ टिश्यूज बनाने लगे। प्लांटे में आए हम तो टिश्यूज भी बनाने लगे थे, ऑर्गन भी बनने लगी थी, लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट सब ऑर्गन्स हैं, दिख रहे थे आपको। फिर जब हम एनिमल्स में आए तो यहाँ पर आपको टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दिख सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में भी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हैं,
बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, जिनके पास आपको एग्जैक्ट ऑर्गन्स वगैरह नहीं दिखती, जिनके पास आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, और हमारे जैसे भी हैं फिर जिनके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं बहुत सारी। तो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के अंदर भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बटे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट, जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे ना तो मोनेरा कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने खुद के न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं। क्या मतलब है मैम इस बात का? इसका ये मतलब है भाई कि अगर आप अपने लिए खुद के फूड की नीड्स का ध्यान रख सकते हो, आप अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप ऑटोट्रॉफिक हो। तो ऑटोट्रॉफिक होना मतलब कीमोसिंथेटिक होना, किसी केमिकल्स का ब्रेकडाउन कराकर उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, जैसे नाइट्रेट का ब्रेकडाउन, अमोनिया का ब्रेकडाउन। बैक्टीरिया करते हैं ये काम। आप जानते हो बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट थे, है ना, नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट थे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, अलग अलग केमिकल्स का ब्रेकडाउन कराकर अपने लिए एनर्जी का ध्यान रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे के पास प्लांट लाइक पिगमेंट्स होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल रहता है इनमें। इनमें आप देखोगे तो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। तो मोनेरा अपने आप में एक ऐसी किंगडम है जिसमें आपको ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेंगे, मतलब अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई या तो हम सैप्रोट्रॉफ रहेंगे, हम डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, या तो हम पैरासाइट की तरह जीना चाहते हैं। आप खाना खाओ, आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, हम आपकी बॉडी से उस सिंपल फूड को डायरेक्टली चुरा लेंगे। तो अगर हम पूरी तरीके से आप पे निर्भर हैं, हम अपने लिए फूड का ब्रेकडाउन भी कराने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो हम पैरासाइट हैं। तो बैक्टीरिया कहते हैं हम पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको बैक्टीरिया में कितनी सारी न्यूट्रिशनल वेराइटी मिल रही है, कितनी सारी न्यूट्रिशनल वेराइटी मिल रही है। तो राइट फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, टू दोज जो केमिकल्स का ब्रेकडाउन करा रहे हैं, टू दोज जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है, या फिर कंप्लीटली एक लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन चुराना चाहते हैं। यू आर गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेराइटी इन दिस पर्टिकुलर किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक होंगे तो फोटोसिंथेसाइज कर पाते होंगे, कीमोसिंथेसिस वगैरह आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, और या फिर वो बेटा सीधा हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली फॉलो करते होंगे। फिर अगर हम आ जाएं यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा फंजाई। फंजाई में क्या देखने को मिलेगा कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कंप्लीटली अपना खाना किसी भी कंडीशन में प्रिपेयर नहीं करते, आइदर सैप्रोट्रॉफ्स रहेंगे या फिर पैरासाइट्स रहेंगे। ऐसे ही बात करते हैं प्लांटे की। तो प्लांट हमेशा अपना खाना बनाएंगे, दिल ऑलवेज एंड ऑलवेज भी ऑटोट्रॉफिक, हमेशा फोटोसिंथेसिस करेंगे। एनिमल्स की बात करोगे तो कभी अपना खाना नहीं बनाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, या तो पूरे ऑर्गेनिक मैटर को खा ले, कॉम्प्लेक्स फूड को जैसे हम खाते हैं, बॉडी के अंदर इंटरनल उसका ब्रेकडाउन कराएं तो होलोजोइक, या फिर डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करें तो सैप्रोट्रॉफिक, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जाकर कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर या अंदर रहे और हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन चुराए तो वो हो जाएगा पैरासाइटिक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन कुछ भी कर सकते हैं एनिमल्स, डिपेंड करता है वो कौन सा एनिमल है, बट करेगा हमेशा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म। फूड प्रिपेयर कभी नहीं कर पाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली कैसा है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम बात करेंगे अबाउट किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो अब हम किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे बच्चा, और देखेंगे कि किंगडम मोनेरा में जिन सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा, यानी बैक्टीरिया, वो एग्जैक्टली कैसे हैं। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम इनके बारे में, क्योंकि हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ के बैठे, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं जो हमें देखने हैं। तो देखो पहली चीज़ क्या लिखी है? पहली चीज़ देखिए कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब इनके अलावा आपको किंगडम मोनेरा में कोई नहीं मिलने वाला। तो आपको बैक्टीरिया मिल रहे हैं, चाहे वो पुराने ज़माने वाले आर्की बैक्टीरिया हों, चाहे वो अभी वाले ट्रू बैक्टीरिया हों, या फिर वो आपके ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया हों, बट मिलेंगे आपको यहाँ पर बैक्टीरिया ही। तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनके अलावा आपको मोनेरा में कोई नहीं मिलता। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज़्यादा यही रहते हैं, हर जगह रह सकते हैं, कोई भी इनके साथ बाउंडेशन नहीं है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ नहीं रहूँगा, कोई नखरे नहीं है इनके। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी झेलने की शक्ति रखते हैं ये लोग। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज, अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाओगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो एक मिट्टी में जो मुट्ठी भर की होगी उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिलेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बैक्टीरिया कितने सारे होंगे अर्थ पे, अगर एक मुट्ठी में 100 से भी ऊपर मिल रहे हो तो। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं बच्चा, जैसे हॉट स्प्रिंग्स।
तो जो ज़मीन में से एकदम गर्म उबलता पानी आता है उसमें भी बैक्टीरिया रह लेते हैं। इसके अलावा ये लोग रह लेते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, स्नो में रह लेते हैं, डीप ओशंस में रह लेते हैं, और ऐसी ऐसी जगह रह पाते हैं जहाँ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहने की सोच भी नहीं सकता। तो जहाँ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, बैक्टीरिया आपको वहाँ पर भी रहते हुए मिलेंगे। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं बच्चा जो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते होंगे। तो पैरासाइट की तरह रहते हैं मतलब सिंपल फूड उसकी बॉडी से चुराते हैं, अपने लिए डाइजेशन वाला एफर्ट नहीं करते। तो आपको इस तरीके से बैक्टीरिया हर टाइप के मिल जाएंगे, हर टाइप के मिल जाएंगे। अब देखो बैक्टीरिया को हमने उनके शेप के हिसाब से क्लासीफाई किया है, तो हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से यही डायग्राम था, हमने क्या देखा कि रॉड शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हमने बैसिलस बुलाते हैं। तो रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस है, स्फेरिकल बैक्टीरिया कोकस है, फिर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरलम है, और कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो है। ठीक है, विब्रियो है। तो स्पेरिकल कोकाई, रॉड शेप बैसिलाई, कॉमा शेप्ड विब्रियो एंड स्पाइरलम स्पाइरला। तो इस तरह से बैक्टीरियम की शेप के हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरीज में हमने बांट दिए, 4 अलग अलग कैटेगरीज में हमने बांट दिए। अब हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चा, तो हम एक प्रोकैरियोटिक सेल तो देख ही चुके हैं। हमको ये मालूम है सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, फिर हमें और क्या मालूम है, यहाँ से फ्लैजिला कुछ निकल सकते हैं। ये मालूम है कि हो सकता है इसके बाहर भी एक कैप्सूल वाली कोटिंग हो या स्लाइम लेयर वाली कोटिंग हो, तो हम ये भी पढ़ चुके हैं। हमको तो ये भी मालूम है कि अंदर इसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड मिल सकता है, मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स मिल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ के बैठे, ठीक है। इसके अलावा पिल्लाई फिम्बरे हम सब कुछ देख चुके हैं, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता है बेटा, आप इस लेक्चर को सीधे वॉच करने आ गए हो, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे जो इससे पहले वाला चैप्टर अपलोड हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके सेकेंड लेक्चर पे, ठीक है। तो उसका सेकेंड लेक्चर आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे ही आप उसका सेकेंड लेक्चर गो थ्रू करोगे, आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो आप समझ जाओगे कि मैम क्या बातें कर रही हैं, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये बाहर की आउटर कवरिंग है, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेल में वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। तो आप एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप उस लेक्चर को भी गो थ्रू कर लेना। वहाँ से एक बार उसको देख लोगे तो आपका पूरा बैक्टीरिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हो, वहाँ आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके होगे, तो आप पूरा ओवरऑल बैक्टीरिया एज अ टॉपिक कवर कर लोगे। चलो देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, बट उसके बाद भी इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, उसके बाद भी काफ़ी अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर पाते हैं, तो काफ़ी अनोखे हैं ये। बाकी ऑर्गेनिज्म से अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको इनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखेगी, मतलब सब कुछ अलग अलग कर रहे होते हैं। कोई आपके लिए दही बनाने के लिए लगा हुआ है, कोई आपके लिए फर्मेंटेशन करा रहा है किसी और चीज़ का, कोई ऐसा है जो आपको बीमार कर रहा है, कोई ऐसा है जो आपको एंटीबायोटिक बना के दे रहा है। तो ये लोग सब इतनी ज़्यादा वैरायटी में काम करते हैं ना, इतनी ज़्यादा वैरायटी शो करते हैं कि समझ ही नहीं आता भाई कि वो क्या रहा है। सबके पास वैसे ही सेल है, उसके बाद भी सब इतनी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके, और अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो या तो फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो वो कीमोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक होंगे। फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक वो जो इनके पास ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जैसे प्लांट्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक वो जो नाइट्रेट्स को, अमोनियम को, इन सब का ब्रेक डाउन करा सकते हैं और इनको ब्रेक कराकर एनर्जी अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके के हुए तो कीमोसिंथेटिक कहलाएंगे। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफिक, और ये डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ये ऑर्गेनिजम्स अगर डेड हैं तो ये सैप्रोट्रॉफ हो जाएंगे, लिविंग हैं तो ये पैरासाइट्स कहलाएंगे। इस तरीके से आपको बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वैरायटी देखने को मिलेगी। इनको अगर आप देख रहे हो बेटा, तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिलिस, मिथानोजन, मिथानोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आर्की बैक्टीरिया हो गए। फिर ट्रू बैक्टीरियाज की बात करें हम, यू बैक्टीरिया की, तो इनमें आपको एनाबीना देखने को मिल रहा है। फिर आपको देखने को मिलेगा आपका मिथानोस्पाइरुलम, इकोलाई, ये सब क्या है, ये सब आपके यू बैक्टीरिया हैं। तो कुछ ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव हैं। अगेन ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, मैं आपको पहले ही सेल वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ बच्चा। तो सेकेंड लेक्चर बिल्कुल गो थ्रू कर लेना उसका, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ लेना एक बार।
आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे बेटा तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो स्पेशल हैं, ठीक है, स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, हर कहीं रह लेते हैं। एकदम सॉल्टी एरियाज में रह लेंगे जिनको हम हैलोफाइल्स कहते हैं, एकदम स्प्रिंग्स में रह लेंगे, थर्मल स्प्रिंग्स में, इनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, एकदम मार्शी एरियाज में रह लेंगे जिसको हम कहते हैं मिथैनोजेंस। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर लिविंग। इफ दे आर लिविंग इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन आप उन्हें हैलोफाइल्स बुला लेना, अगर वो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो आप उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स बुला लेना, अगर वो रह रहे हैं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में या मार्शी एरियाज में तो आप उन्हें मिथैनोजेंस बुला लेना। तो इस तरीके से हम आर्की बैक्टीरियाज को अलग अलग नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं बेटा दूसरे बैक्टीरिया से। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल अलग होती है, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है और यही रिस्पॉन्सिबल रहता है इनके एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव ही इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी नॉर्मल यू बैक्टीरिया से सेल वॉल डिफरेंट होती है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? डिफरेंट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, स्लाइम लेयर, कैप्सूल। तो आप क्या बताओगे कि इट इज द सेल वॉल विच इज डिफरेंट। तो सेल वॉल इनको एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहने के लिए केपेबल बनाती है। मिथैनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होंगे? मिथैनोजेंस प्रेजेंट होंगे इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो आप देखोगे काऊ में, बफेलो में, इनके गट में, इनके ह्यूमन में आपको ये बैक्टीरिया रहते हुए मिलेंगे और ये बैक्टीरिया वहाँ पर रहकर इनके लिए सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करते हैं। आप और हम सेल्यूलोज क्यों नहीं ब्रेक कर पाते? क्योंकि हमारे पास ये बैक्टीरियाज नहीं है, वो लोग खुद भी ये नहीं कर पाते हैं काऊ और बफेलो उनकी बॉडी में, लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया रहते हैं तो ये बैक्टीरिया उनके लिए सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन कराते हैं और जब ब्रेक डाउन कराते हैं तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। मीथेन गैस का प्रोडक्शन, मीथेन गैस कौन सी है बच्चा? CH4। तो CH4 का जब प्रोडक्शन होगा ना तो हम कहेंगे बायोगैस बनी है, बायोगैस बनी है। तो ये बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं, इसीलिए ये मीथोजन कहलाते हैं या मिथैनोजेंस कहलाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये जो काऊ होती है, बफेलो होती है, इनका जो भी डंग होता है, जो भी गोबर ये लोग देते हैं, उस गोबर से ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए गोबर गैस कहलाता है। तो बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। रीज़न यही है कि काऊ डंग में बहुत सारे मिथैनोजेंस हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। इस गैस को हम कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए रूरल एरियाज में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ईजिली, काफ़ी रेडिली ये काऊ डंग अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया कैसे हैं बच्चा? थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरियाज हैं हमारे पास और यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बुलाते हो इन्हें आप? इन्हें आप बुलाते हो ट्रू बैक्टीरिया। ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं क्योंकि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है और अगर ये मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजिला होगा। अगर ये मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजिला होगा। तो आप इनके फ्लैजिला के बारे में भी सब कुछ पढ़ चुके हो, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो सारे के सारे यू बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया में तो वही थे बस, मिथैनोजेंस हमने देखे, वहाँ थर्मो एसिडोफिल्स देखे, हैलोफाइल्स देखे। उनके अलावा बाकी सारे बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। इसी के अंदर आते हैं बेटा हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया भी। तो साइनोबैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, यू बैक्टीरिया वाली। अब साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों कह रहे हो? ब्लू ग्रीन एल्गे इसीलिए कह रहे हैं मैम क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल, इनके पास प्रेजेंट है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल और इनके पास वही वाला क्लोरोफिल है जो हायर प्लांट्स के पास है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इसका काम होता है कि लाइट को ट्रैप करे और फिर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और इनके पास एग्जैक्ट वही पिगमेंट है मैम जो बाकी प्लांट्स में है, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गे नाम दिया गया है। इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गे नाम दिया गया है। और ये क्या है? ये है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं लाइक अदर प्लांट्स डू। तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान खुद रखते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बताया है? साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल्ड हो सकते हैं बच्चा, कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब एक झुंड में, कॉलोनी में रह सकते हैं, या तो अकेले रहेंगे या तो झुंड बना के कॉलोनी में रहेंगे या तो एक दूसरे से अपने आप को अटैच कर करके ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में रहेंगे। फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मराइन वाटर में रह सकते हैं या फिर लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लोग अलग अलग जगह रहते दिखेंगे। बट अगेन ये बात ध्यान रखना कि इनके पास हर एक सिंगल सेल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह रहने के लिए केपेबल है। तो अगर ये कॉलोनीज के फॉर्म में भी रह रहे हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी रह रहे हैं, तो भी ये एग्जैक्टली किस तरीके के हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं।
ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। कॉलोनीज जो हैं वो जनरली एक जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड रहती हैं और इसी के कारण आप पानी में देखते हो कि कई बार एल्गल ब्लूम आपको दिखाई देता है, ऐसा लगता है पूरा काई जम गई है, बदबू सी आ रही होती है वहाँ से, तो वो इसके पीछे ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गे रहते हैं जो पानी के ऊपर ऐसे पूरा एरिया को कवर कर लेते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो आप देखोगे कि एनाबीना और नॉस्टॉक ये स्पेशल टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो क्या करते हैं आपके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कहाँ फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को? उनके पास एक स्पेशल सेल होगा जिसको हम कहेंगे हेट्रोसिस्ट। तो ऐसे देखो, ऐसे पूरी फिलामेंट के फॉर्म में रह रहे हैं, पूरी ग्रुप बना के, ग्रुप के बाहर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, जिलेटिन की शीट, और अंदर ही अंदर इनने क्या कर रखा है, एक एक सेल को इस तरीके से हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट कर रखा है। अब ये वाले हेट्रोसिस्ट के अंदर ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है बच्चा। म्यूसिलेजिनस शीथ इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, जिलेटिनस शीथ। यहाँ पर कुछ सेल्स ने अपने आप को हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट किया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले होंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। ये हो गए हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे। अब अगले कौन है? अगले हैं वो वाले बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, जो कीमोसिंथेटिक हैं पर ऑटोट्रॉफिक हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कराते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनियम हो गया, और फिर उसको यूज़ करते हैं ताकि अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें और उससे फिर एटीपी बना के रखते हैं। एटीपी को यूज़ करेंगे जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इनका फंक्शन रहता है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में, फॉस्फोरस की रिसाइकलिंग में, आयरन और सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये पॉइंट, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉस्फोरस साइकिल में। तो ये रीसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स में हेल्प करते हैं। कौन कौन से के? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। तो इन चारों की रीसाइक्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे ना, तो नेक्स्ट हमारे जो अभी हमने बात की थी फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे, इनमें क्या होता है? इनमें होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गे के पास तो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। उसके अलावा आपको बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोफियोफाइटिन ये भी देखने को मिलेगा। आप ये देखोगे कि जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, इसीलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये छोटी सी चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बच्चा अपन मूव करेंगे टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, खुद के न्यूट्रिशन का डायरेक्टली ध्यान रख ही नहीं सकते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, मतलब मेजॉरिटी बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ्स है, उसमें भी मैक्सिमम कैसे हैं? डीकम्पोजर्स हैं, मैक्सिमम डीकम्पोजर्स हैं। इनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हमारी हेल्प कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हमें बीमार कर रहे होते हैं। तो कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि जो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करे, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस क्या है? हमारे लिए एक यूजफुल बैक्टीरिया है। ऐसे ही कुछ हमारे लिए एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये क्या है? ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो हमारी हेल्प करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे राइजोबियम, लेग्यूम प्लांट्स की रूट में मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं विच आर हेल्पिंग अस आउट इन आवर डे टू डे लाइफ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारे बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर में जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर क्या देखेंगे हम कि माइक्रोब्स कैसे हमारी दिनचर्या में या डे टू डे लाइफ में हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बच्चा हमें 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी क्या बताया इन्होंने हमें कि कुछ लेकिन पैथोजेनिक होते हैं, कुछ पैथोजेनिक होते हैं, हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां कॉज कराते हैं। सिर्फ हमें मतलब सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, अलग अलग फार्म एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। तो बैक्टीरिया प्लांट्स को भी डिजीजेस देते हैं और फार्म एनिमल्स को भी डिजीज देते हैं। कुछ डिजीजेस का बुक में नाम लिखा हुआ है, एक है कोलेरा, एक है टाइफॉइड, एक है टेटनस,
एक है सिट्रस कैंकर, ये है हमारी वेल नोन डिजीजेस जो बैक्टीरिया के कारण होती है। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि कोलेरा, टाइफॉइड और टेटनस ये आप ह्यूमंस में देख रहे हो, ये डिजीजेस ह्यूमंस में होती हैं। और सिट्रस कैंकर की जो हम बात कर रहे हैं, ये डिजीज प्लांट डिजीज है, ये डिजीज एक प्लांट डिजीज है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो देखो बहुत सारी डिजीजेज हैं अगेन जो अलग अलग बैक्टीरिया के कारण ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी आपको, जिसमें निमोनिया है, 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। डिप्लोकोकस निमोनिया इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण निमोनिया होता है। टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण टाइफॉइड होता है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोलेरा। प्लाक के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैस्ट्यूलेरा पेस्टिस। फिर गोनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है निजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा ट्रिपोनेमा पैलिडम। डिप्थेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। वूपिंग कॉफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हीमोफिलस परट्यूसिस या बोटेडिला परट्यूसिस। टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाए। बैक्टीरियल डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है शाइजेला। और लेप्रेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अब अगेन आप इन डिजीजेस को देखकर इतने सारे बैक्टीरिया के नाम पढ़ के घबराओ नहीं, इसलिए नहीं घबराओ क्योंकि 12th क्लास में अगेन एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जिसमें हमें सारी डिजीजेस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। तो हम जब धीरे धीरे बार बार इनका नाम सुनेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे घबराने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस हमको ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये सब इनके बायोलॉजिकल नाम हैं जो अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं। आप चाहो तो इसका स्निप लेके रख सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं। अब देखो इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चा, इसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलेंगी। तो एक डिजीज़ की बात करेंगे हम एंथ्रैक्स, जिस बैक्टीरिया के कारण होती है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस। फिर प्लांट्स में होने वाली डिजीजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं ये। इसमें से पहली डिजीज़ का नाम लिखा है सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, ये होती है स्यूडोमोनास के कारण, ठीक है, स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम। फिर है सिट्रस कैंकर, ये होती है ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। फिर है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स जो होती है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण। फिर है बेटा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउपी, ये होती है अगेन ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के कारण। फिर है हमारे पास बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ये भी ज़ैंथोमोनास के कारण होता है। तो ज़ैंथोमोनास अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ या काफ़ी इंपॉर्टेंट जीनस ऑफ बैक्टीरिया जिसके कारण अलग अलग प्लांट डिजीजेज आप देख पा रहे हो। तो सॉफ्ट रॉट अलग है, स्यूडोमोनास के कारण है, बाकी सारे के सारे ज़ैंथोमोनास के कारण होते हैं। तो ये भी हमको 12th क्लास में देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे फिर एक और चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट। तो वहाँ में पढ़ाते हैं कि अच्छा ये वाली क्रॉप्स में ये वाली बीमारियाँ हो जाती हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए या कौन सी नई वैरायटी डेवलप हुई है, तो वहाँ पर आप फिर से इन सब के बारे में सुन लोगे तो धीरे धीरे अपने आप ये सब लर्न हो जाएगा। अभी देखो फिलहाल हम बात करेंगे बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है ना ये फिजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। फिजन की हेल्प से क्या होता है, फिजन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है कि एक सेल अपने आप को दो में स्प्लिट कर रहा है। तो बैक्टीरिया यूजुअली आपको बाइनरी फिजन करता हुआ दिखेगा। जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी तो क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे। तब क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में तो फिजन कर लेगा, पर जब कंडीशंस अच्छी नहीं है तो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर होते हैं एसेक्सुअल सेल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेल्स जो हार्ड टफ सी कवरिंग बना के रखते हैं अपने अराउंड और एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही कंडीशन सूटेबल होती है, इंप्रूव होती है, तो फिर ये स्पोर अपने आप को एक पूरे नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से भी ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे आप तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक बैक्टीरिया ऐसे था, दूसरा बैक्टीरिया इसके पास आए, इनके बीच में कुछ ऐसी कॉन्जुगेशन के ट्यूब बने और आप मुझे बताओगे क्योंकि आप वो चैप्टर पढ़ चुके हो बेटा कि कौन सी ट्यूब होती है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोचो और मुझे फटाफट ड्रॉप बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में, कि कौन है मैम वो जिसके कारण ये ट्यूब बनती है और फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास जो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का, आपको मुझे ये अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखो, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आप मुझे बताओ, ठीक है। देखो
फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों की हम बात कर रहे हैं, तो अगर एडवर्स कंडीशन है तो एंडोस्पोर्स बना सकते हैं ये लोग, कुनीडिया बना सकते हैं या जूस्पोर्स बना सकते हैं। तो कुनीडिया कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो एक सेल से ऐसे डायरेक्टली बनते हैं और फिर ये अटैच रहते हैं, और फिर जब ये डिटैच होंगे तो ये नया सेल बना लेंगे। तो कुनीडिया जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। जू स्पोर्स की आप बात करोगे तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये घूम सकते हैं यहाँ वहाँ और फिर उसके बाद बन जाते हैं। एंडोस्पोर नाम से ही समझ आ रहा होगा कि अंदर की तरफ स्पोर बनता होगा। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये जो तरीका है ना, ग्रिफिथ ने स्टडी किया था इन द ईयर 1928, और ये जिस पे स्टडी किया था वही है निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया, और इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रिफिथ इफेक्ट। ठीक है, बाद में इस पर और स्टडी हुई तो मैकलिन, एवरी, मैककार्टी और मैक्लॉयड, इन तीनों ने मिलकर फाइनली इस चीज़ पे और ज़्यादा स्टडी करी और पूरा इसको डिटेल में समझाया हमें कि अच्छा डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र होता है और एक से निकल के दूसरे में जा सकता है। तो ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में हमें बताई थी। तो हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता चला था कि अगर बैक्टीरियल सेल होते हैं, अगर बैक्टीरियल सेल ऐसे रखे रहते हैं तो एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल में जा सकता है और उस बैक्टीरियल सेल को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर चेंज ला रहा है तो हम कहते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हम कहते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगेन हमें यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम फिर पढ़ेंगे क्लास 12th में, और ये देखेंगे हम इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में देखेंगे, जब हमें ये समझाया जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल होता है क्या या प्रोटीन होता है, ये चीज़ कैसे पता चली थी। अभी जो हम देख लेते हैं बच्चा, ये है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन तो एक ये तरीका भी है। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल का जा रहा है दूसरे बैक्टीरियल सेल में एक बैक्टीरियोफेज की हेल्प से, एक बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ से एक वायरस उसको एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करा रहे हैं। तो अगर आप एक का जेनेटिक मटेरियल एक वायरस की हेल्प से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कराओगे, दूसरे के अंदर ट्रांसफर कराओगे, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। तो अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में वायरस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ये वाला मेथड कहला रहा है यहाँ पे ट्रांसडक्शन। तो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से निकल रहा है दूसरे बैक्टीरियल सेल में जा रहा है, जिसकी हेल्प से जा रहा है वो है बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ट्रांसडक्शन के बारे में बेटा सबसे पहले हमें जब पता चला था तो वो पता चला था इन द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और ये जिनने हमें बताया था ये थे जिंडर एंड लीडरबर्ग। तो इनने 1952 में ट्रांसडक्शन को रिपोर्ट किया था कि ट्रांसडक्शन एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है। अब हम देख लेते हैं अबाउट कॉन्जुगेशन, और अब तक आपके आंसर्स आ गए होंगे, तो बिल्कुल आंसर है पिल्लाई। ठीक है, तो पिल्लाई होता है वो स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, जिसके थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का जो मटेरियल है वो निकल के दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाता है। तो अगेन नहीं देखा हो तो फिर से बोल रही हूँ, सेल वाले चैप्टर का सेकंड लेक्चर देख लेना। ये वाला टॉपिक उस वाले टॉपिक के साथ ही पढ़ना होता है हमेशा, इसलिए मैंने तुम लोग को पहले वो पढ़ाया है फिर ये पढ़ा रही हूँ, ताकि तुम लोग दोनों चीज़ें समझ पाओ। कॉन्जुगेशन क्या है, सेल टू सेल यूनियन है, सेल टू सेल यूनियन है। इसमें क्या हो रहा है, दो बैक्टीरियल सेल्स है, दो बैक्टीरियल सेल्स इस तरीके से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इनके बीच में क्या बन रही है, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है इसको बना रहे हैं इनके लिए सेक्स पिल्लाई, इनको बना रहे हैं इनके लिए सेक्स पिल्लाई। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन जो है ये सबसे पहले जिसने बताया था वो थे लीडरबर्ग और टेटम। इनने बताया था इन द ईयर 1946, और जिस बैक्टीरिया में बताया था बेटा वो था ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर इन्हें कॉन्जुगेशन को रिपोर्ट किया था। कॉन्जुगेशन होता है बिटवीन अ डोनर सेल एंड अ रिसिपिएंट सेल। तो जो अपना जेनेटिक मटेरियल भेजने वाला होगा वो डोनर सेल हो जाएगा, जो लेने वाला होगा वो हो जाएगा रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल के पास सेक्स पिल्लाई और फर्टिलिटी फैक्टर दोनों चीज़ें होती हैं, जबकि जो आपका रेसिपिएंट सेल है उसमें दोनों चीज़ें कम होती हैं। तो अगर ये डोनर सेल है तो इसके पास ये सेक्स पिल्लाई होगा जिसकी हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब बना है, इसके पास ये फर्टिलिटी फैक्टर भी होगा, जबकि इसके पास ही नहीं होगा। तो पॉजिटिव है चीज़ों के लिए, ये नेगेटिव रहेगा। डोनर सेल में एफ फैक्टर क्या करेगा, मेन जीनोमिक डीएनए से यूनाइट करेगा और फिर न्यूक्लियर डीएनए को
यहाँ तक डोनर सेल्स के पास लेकर आएगा। तो HFR डोनर सेल बनेगा, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल, और फिर ये डीएनए को ट्रांसफर फटाफट से कर देगा। तो जब तक ये फैक्टर नहीं हो, F फैक्टर, तब तक उसका मेन डीएनए उसका अटैच होकर यहाँ से निकल के इसमें नहीं जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में बेटा हमें कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में डिटेल में कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ पे से डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। बट क्योंकि बुक में एक लाइन लिखी थी, तुम लोगों ने अगर नोटिस की होगी, तो मैं तुम लोग को इतना सब पढ़ाया क्यों? इतना सब इसलिए पढ़ाया क्योंकि बुक में 3 लाइनें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? पहली बात तो फिजन करता है, तो तुम्हें पता है। दूसरी चीज़ लिखी है कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाता है, इसीलिए हमने पढ़ा कि एंडोस्पोर, कोनिडिया या जूस्पोर तीनों बना सकता है। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है सेक्सुअली बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। तो यहाँ पर क्योंकि इन्हें कॉन्जुगेशन का जिक्र किया है, यहाँ पर इन्हें कॉन्जुगेशन का जिक्र किया है, यहाँ से बच्चे ट्रांसडक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम लोग को ये चीज़ यहाँ बताई है और समझाई है। बाकी इस पे कहीं पर भी डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है मोनेरा में, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये भी तो पढ़ चुके हो ना, बस वही उसी का रिविजन है ये। माइकोप्लाज्मा होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बेटा सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। मतलब ये कैसे हैं? ये एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करेंगे। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा के कारण भी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, ये भी डिजीजेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पैस्चर ने सबसे पहले हमें बताया था पीपीएलओ के बारे में, इनने सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी इसकी पीपीएलओ की, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की। इनने देखा था कि जो कैटल का प्लूरल फ्लूइड होता है, जिनको भी प्लूरोनिमोनिया हो रखा है, उसमें ये लोग ऑब्टेन हुए थे। बट जब इसने कल्चर करना चाहा तो वहाँ पर ये इनको ग्रो नहीं करा पाया। नॉकार्ड और रॉक्स ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनने सबसे पहली बार इनका प्योर कल्चर किया था। फिर नोवैक जब आए 1929 में, तो इनने इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया। इसका यही मतलब है कि पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे प्रोकैरियोट से बेटा विदाउट सेल वॉल है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। इनमें से जो सबसे छोटा है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। So I hope that you guys are understanding. If you are finding any difficulties guys, please feel free to ask all your queries, ठीक है। तो आप देख रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप कॉल कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर लेक्चर्स मिस हो जाएंगे तो चीज़ें सिंक में नहीं पढ़ पाओगे। और मैं तुम लोग को पहले मिनट से बता रही हूँ कि हमें एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच में पढ़ने की ज़रूरत है। कब पढ़ना है, क्या किसके बाद पढ़ना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो इसीलिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप हमें फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, सब जगह पर फॉलो कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड मार्केट से या फिर iOS मार्केट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। डाउट पूछने हो अगर आपको, तो वो आप ऐप की हेल्प से हमसे पूछ सकते हो। 1-on-1 इंटरेक्शन की ज़रूरत है बेटा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे तो ठीक है, पर ज़्यादा अच्छा होता कि अगर आप मुझे डायरेक्टली बताते मैम, मुझे जो भी डाउट आ रहा है वो मैं आपसे तुरंत ही पूछ सकता, तो फिर आप पेड सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। ऐप डाउनलोड करना है आपको और फिर उसके हेल्प से आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप करो तो आपके लिए एकदम सब कुछ परफेक्ट रहेगा। अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये हमारा एंट्रेंस कॉर्नर है, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज पिक किए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा ऐप पे जाके। सारे क्वेश्चंस अभी फिलहाल इस वाली क्लास में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, कि इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है। अब देखो, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, तो हमें बचपन की चीज़ों में से क्या पता है? ये पता है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी किसका नाम है? यीस्ट का नाम है। और यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक फंजाई होता है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सैक्रोमाइसिस यीस्ट का नाम है और यीस्ट एक फंगस है। और फंगस कैसे होते हैं? फंगस होते हैं यूकैरियोटिक। तो इसका आंसर है ए, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये लोग क्या हैं? ये सब प्रोकैरियोटिक है, सबके सब मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन टू लिव विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल?
which are pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। देखो बुक की पूरी सीधी सीधी लाइन लिख दी और 4 ऑप्शन दे दिए हैं, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्ट्रोक और बैसिलस। और हमें ये बात मालूम है भाई, ये तो माइकोप्लाज्मा है, ये तो माइकोप्लाज्मा है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में कौन मिलेगा? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में कौन मिलेगा? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया? तो मैम सबसे पुराने ज़माने से जो रहते आ रहे हैं, जिनसे शायद लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, आर्की बैक्टीरिया, वही हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना जानते हैं। तो एक्सट्रीम सलाइन हैबिटेट्स में भी यही मिलेंगे। सिलेक्ट द मिसमैच, तो हमें ये वो ढूंढना है जो गलत मैच किया हुआ है। तो प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक होते हैं, बेशक होते हैं। मिथैनोजेंस प्रोकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। मिथैनोजेंस किसको बिलोंग करते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट को, स्लाइम मोल्ड को, यू बैक्टीरिया को या आर्की बैक्टीरिया को? करेक्ट आंसर हमें पता है, द आंसर इज आर्की बैक्टीरिया। तो सारे मिथैनोजेंस हमें आर्की बैक्टीरिया में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड दी। कि वो कौन से पुराने ज़माने के प्रोकैरियोट्स हैं जो बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं और रूमिनेंट एनिमल्स के काउ डंग में मिलते हैं? तो अगेन मिथैनोजेंस हैं, इतना सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैम हमें। चलो 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कि इनमें से क्या गलत दिया है? अब देखो काफ़ी सारे स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो तुम पहली बार ही सुन रहे होगे, तो तुम्हें नहीं पता शायद कि वो सही है या नहीं। तुम्हें क्या देखना है? ये देखना है कि तुम्हें जिसका पक्का पता है कि गलत है, जिसका पक्का पता है कि गलत है। देखो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, ये तो तुम्हें पता है कि कहते ही हैं, ठीक है। गोल्डन एल्गे को डेस्मेट कहते हैं, अभी फिलहाल तुम्हें ये नहीं पता है कि तुमने पढ़ा नहीं है। यू बैक्टीरिया को कहते हैं फॉल्स बैक्टीरिया। अरे भाई यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया, आंसर तो मुझे यहीं से मिल गया कि यही स्टेटमेंट है जो गलत दिया है। इसका मतलब है कि गोल्डन एल्गे डेस्मेट्स कहलाते हैं, बिल्कुल। और फाइकोमाइसिट्स जो हैं इनको हम एल्गल फंजाई कहते हैं, ये चीज़ भी सही है। ये चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप ये दोनों लाइंस भी चैप्टर में देख पाओगे। मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज इन द र्यूमेन ऑफ कैटल। अभी बताया था मैंने आपको कि कैटल के र्यूमेन में मिलता है मिथानोबैक्टीरियम, इसीलिए वो लोग बायोगैस का प्रोडक्शन कर पाते हैं, सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करा पाते हैं। हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर भी बेटा मिथानोबैक्टीरियम ही है। सिट्रस कैंकरिजा, सिट्रस कैंकरिजा अभी बताया था मैंने आपको कि इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। इट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टेटम। तो लीडरबर्ग और टेटम ने इनमें से क्या डिस्कवर किया था? क्या डिस्कवर किया था इन द ईयर 1946? तो लीडरबर्ग और टेटम ने डेटा डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवर किया है? कॉन्जुगेशन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। यहाँ पर जिंडर और लीडरबर्ग था ट्रांसडक्शन के लिए, और यहाँ पर लीडरबर्ग और टेटम है कॉन्जुगेशन के लिए। तो एक इंसान का नाम कॉमन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना होता है, ठीक है, बहुत केयरफुली करना होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो है मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ पॉलीमर कॉल्ड। कौन होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हो भाई, पता है तुम लोग को कि पेप्टाइडोग्लाइकन वहाँ पे मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट। नॉट अ यूकैरियोट मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन प्रोकैरियोटिक है? तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है विदाउट अ डाउट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू अ बैक्टीरियोफेज। अब ये तो बताओ भाई कि बैक्टीरियोफेज की हेल्प से अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन होता है जब कौन हेल्प कर रहा होता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तब जब डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा होता है, और जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही होती है और फिर ट्रांसफर होता है मटीरियल, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेट हुआ है, बीच में ट्यूब बन गई है, तो मतलब कॉन्जुगेशन इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चा। एन ऑर्गेनिज्म विथ नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विल बिलोंग टू। सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं है और खुद का खाना बना सकता है, ठीक है भाई। तो फंजाई तो नहीं होगा क्योंकि खुद का खाना नहीं बना सकता, सेल वॉल ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है, तो ठीक है। प्रोटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो प्लांट लाइक है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। मतलब हम बात कर रहे हैं मोनेरा की, जैसे कि हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह की, कि इनके पास नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है
और साथ में खाना बना भी लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉस्टॉक? नॉस्टॉक के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, हाँ हमने डायग्राम देखा है, ऐसा 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 होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर आंखों से दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं साइनोबैक्टीरिया? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस करता, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, या फिर वो बैक्टीरिया जितने स्मॉल हैं। प्रोकैरियोटिक है बेटा, इसीलिए उन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो आंसर है बिकॉज दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस, बिकॉज दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम। तो हमको ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन एनिमल द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, हाँ। इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बिल्कुल भी नहीं। इन प्रोटिस्टा द सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, नहीं बाबा। इन प्लांटे द सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओके। तो डी ऑप्शन सही अकेला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली डी इज करेक्ट। आई होप आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यही चीज़ हमें समझनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू बैक्टीरिया में कैसा होगा? ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, कॉन्जुगेशन की हेल्प से, ट्रांसडक्शन की हेल्प से, तीनों चीज़ों की हेल्प से। तीनों चीज़ों की हेल्प से हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया 3 तरीके से होगा। शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया इज, कोकाई कैसे होते हैं? कोकाई होते हैं स्फेरिकल, कोकाई होते हैं स्फेरिकल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैं तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते भी बताया था कि मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सब कुछ परफॉर्म कर पाते हैं, तो मोनेरा इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स आर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा, कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं वो भैया जो कर्ड और एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं? तो याद करो, बुक में सबसे नीचे लिखा है कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज प्ले अ वेरी मेजर रोल, अलग अलग तरीके काम करते हैं, जिनमें से कर्ड और एंटीबायोटिक बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो आंसर है डी, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड इन। कहाँ डाल दिया है अब हमने? अब हमने इन्हें डाल दिया है इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब हमने इन्हें डाल दिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पूछा है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब थी तो ये कहाँ थे? प्लांट में थे। 5 किंगडम में कहाँ आ चुके हैं? इन किंगडम प्रोटिस्टा आ चुके हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, तो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लेना, फिर से बता रही हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आई बटन पे भी मिल जाएगी अगर, तो वहाँ भी चेक कर लेना। और क्या है वहाँ पे डिफरेंस? डिफरेंस है इन द सेल वॉल, कि सेल वॉल के बाहर एक क्या है? एक पॉलीसैकेराइड की कवरिंग है, तो उसकी कवरिंग के कारण यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन दिस सम ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट हैबिटेट सच एज, तो मार्शी एरियाज में भी मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी, और तीनों जगह मिलते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना इज प्लेस्ड इन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना को कहाँ प्लेस किया है? तो यूग्लिना बच्चा, यूग्लिना बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कह रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इसके पास ना क्लोरोफिल वगैरह भी होता है, पिगमेंट्स, तो प्लांट की तरह भी काम करता है, और इसके पास कुछ लोकोमोशन करने के लिए चीज़ें होती हैं, इसके पास कुछ आई जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसीलिए ये प्लांट और एनिमल के बीच का ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया है और इसको प्लेस कर दिया है हमने इन प्रोटिस्टा, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक भी है, इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा में है। Which one of the following organism is not an example of a eukaryotic cell? अगेन पूछ रहे हैं कि इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन है, इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन है? तो यूग्लिना तो यूकैरियोटिक है, अभी बताया मैंने आपको, प्रोटिस्टा में है, अमीबा भी प्रोटिस्टा में है, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में है, तो आंसर है ई कोलाई, इस्चर्शिया कोलाई, तो ये हमारा बैक्टीरिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन 28 पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मिथैनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्शी एरियाज। नॉस्टॉक इज अ filamentous blue green algae which fixes atmospheric nitrogen. Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose. Mycoplasma lack cell wall and can survive without oxygen. Okay, so हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो देखो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तो ए बी डी कहीं ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, कीमोसिंथेटिक
बैक्टीरियाज ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, सेल्यूलोज नहीं बनाते हैं। इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन कराते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स वगैरह, और उससे फिर अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर इन द ईयर, यही कहानी फंस जाएगी, इन द ईयर 1959, इन द ईयर 1969। जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। और ये चीज़ तो हमारी बुक में है, तो ये मत कहना कि ये चीज़ तो मैम थी नहीं, ठीक है। बुक में माना मैंने, बाकी सारे ईयर्स नहीं हैं, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बुक में बिल्कुल देखने को मिलेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने प्रपोज किया था, ये चीज़ बुक में दी गई है। तो ये देखो बुक में दी गई है, तो ये बुक्स की डायरेक्ट लाइंस होती हैं जो पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जो भाई बुक में नहीं है वहाँ से पूछ लें। ये सब पहले हुआ करता था, जब नीट नहीं आता था तब चीज़ें बहुत बाहर से आती थी बेटा। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो, जैसे ये कॉन्जुगेशन के ऊपर, ट्रांसडक्शन के ऊपर, ये सब पुराने सालों के क्वेश्चन हैं, काफ़ी साल पहले आए हुए हैं। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं इनको क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से कुछ चीज़ें आने के चांसेस रहती हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो उसको लर्न कर लेना हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, सेफेस्ट ऑप्शन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट? अच्छा, आंसर क्या? आंसर डी था। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट? गलत क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, सही है भैया। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, it often from blooms in polluted water, it is unicellular colonial filamentous marine और terrestrial bacteria। तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं बच्चा, जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन बी, ये कीमोसिंथेटिक नहीं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। तो डायग्राम दिख रहा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायग्राम किसका है? बुक का डायग्राम है। डायग्राम बुक में नॉस्टॉक का था, तो ये नॉस्टॉक का डायग्राम है। कैसा होता है? एक यू बैक्टीरिया है, करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप बुक के डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देख लेना। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये हेट्रोसिस्ट है, इसके अंदर हेट्रोसिस्ट होता है, उसी में फॉर्मेशन हो रहा होता है। बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग वगैरह भी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर किंगडम मोनेरा, ठीक है। हम पूरी किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, कैसे धीरे धीरे चेंज हुए, इवॉल्व हुए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ एंड इन डेप्थ अबाउट किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के साथ साथ हमने पूरा बैक्टीरिया भी कवर कर लिया है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग ऑन टू किंगडम प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे किंगडम फंजाई पे। तो इस चैप्टर में हमें 3 ही किंगडम्स पढ़नी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, क्योंकि प्लांट किंगडम 3rd चैप्टर है और एनिमल किंगडम 4th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, उसके बाद हम चले जाएंगे किंगडम फंजाई के ऊपर। सो आई होप यू आर ट्राइंग टू ग्रास्प एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ें जो बुक में लिखी हैं बेटा वो सब अच्छे से समझ आ रही होंगी। सब आपके लिए समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ ईमानदार रहना, ठीक है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हो तो आप किसी मतलब की बात नहीं कर रहे हो। तो अगर हम खुद से झूठ बोल सकते हैं तो फिर तो हम सबको ही बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अगर हमें सच में चाहिए ऐसा कि हम कहीं पहुँचें, कुछ करें, तो खुद को उल्लू बनाना बंद कर दो। सबसे पहले खुद अच्छे से दिमाग से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, 2 साल की मेहनत एंड यू विल बी देयर वेयर यू वांट टू बी। अपने आप को उल्लू बनाओगे अगर, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज से तैयारी शुरू कर दो अपनी। अभी तक नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ना शुरू करो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो और निकाल लो नीट यार, फोड़ के रख देंगे पहली बार में, ठीक है। तो नीट 2024 क्रैक करेंगे इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आप हमारे साथ कर रहे हो तैयारी, आपकी जीत की तैयारी नहीं थी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय एवरीवन।